हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास नंबर 28 के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम मैथ की 27 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है सबसे पहले देखेंगे इसके बारे में, और फिर देखेंगे आगे क्वेश्चंस। एचसीएफ और एलसीएम जिसे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं मैसा और लैसा। मैसा होता है हमारा महत्तम समापवर्तक और लैसा होता है लघुत्तम समापवर्तक। और जो एचसीएफ है और एलसीएम है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो जो एचसीएफ होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है हमारा एचसीएफ, जिसे हम शॉर्ट के अंदर इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है महत्तम। महत्तम यानी कि मैक्सिमम जिसे बोला जाता है अधिकतम। हाईएस्ट का मतलब हो जाएगा महत्तम, और समापवर्तक समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से हिंदी में बोला जाता है एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एलसीएम है, इसको हम इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल एल का होता है हमारा लीस्ट, सी से हो जाएगा कॉमन, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, और इसे हम हिंदी में बोलेंगे लैसा बोलते हैं वैसे हिंदी में। और लैसा को यानी कि लघुत्तम। लैसा मतलब हो जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ये इसे हिंदी में बोलते हैं लैसा को। और अब हमने सबसे पहले तो देखी इनकी फुल फॉर्म कि एचसीएफ और एलसीएम को क्या बोलते हैं। ये चैप्टर है। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब हिंदी में होता है समाहर्तम समापवर्तक, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले तो हमने इनकी फुल फॉर्म देखी। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैथ्स के बारे में कि जो एचसीएफ होता है वो हमारा क्या होता है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम एचसीएफ के बारे के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ यानी कि हमारा मैथ्स है, हम शॉर्ट में अब मैथ्स है लिखेंगे, क्योंकि बार बार बड़ा नाम नहीं लिखते हम, शॉर्ट में ही लिखेंगे। अब इसको महत्तम समावर्त को मैथ्स ही लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, कि किन्हीं संख्याओं का मैथ्स है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक, अर्थात उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो मैथ्स होगी आपकी बड़ी से बड़ी संख्या। किन्हीं संख्याओं का मैथ्स है वह संख्या होगी बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहले तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दो या दो से अधिक उन संख्याओं को, उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मैसा क्या होता है दोस्तों, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ को हम बोलते हैं वैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है वह बड़े से बड़ा नंबर, इसलिए आप परिभाषा भी आसानी से याद कर सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से ज्यादा उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो वो हमारी हो जाएगी एचसीएफ। और इसके अंदर दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें और भी देखते हैं, जैसे कि हमारा अपवर्तक क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपवर्तक के बारे में बात करते हैं।
तो अब हम देखते हैं, एक बार अपवर्तक देखते हैं, फिर हम आगे और परिभाषाएं पढ़ेंगी। पहले इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज होती हैं, क्योंकि हमें अगर बेसिक नहीं पता होगा तो फिर हम क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। पहले हमें बेसिक अच्छे से नॉलेज होगी बेसिक की, तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा जो अपवर्तक है, तो अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डिविजर। डिविजर इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको डिविजर। और हिंदी में बोलते हैं हम अपवर्तक। अपवर्तक दोस्तों ऐसी संख्या होती है जिसका किसी बड़ी संख्या में भाग चला जाता है। किसी बड़ी संख्या में अगर किसी चीज का भाग जा रहा है तो वह हमारा अपवर्तक होगा, डिविजर होगा। ठीक है। तो कौन सी बड़ी संख्या? अब कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है जिसके अंदर आपका भाग चला जाए। जैसे हम यहाँ मानते हैं कि हमारा एक नंबर है 27 या 36, मान लो कुछ भी मान लो, 36 एक हमारा नंबर है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 36 के अगर हमको डिविजर निकालने हैं, अपवर्तक निकालने हैं, मान लो 36 के हमारे अपवर्तक कौन कौन से होंगे या 36 के डिविजर कौन कौन से होंगे। ठीक है। 36 के डिविजर निकालने हैं हमें कि डिविजर कौन कौन से हैं। तो अब हमें देखना है कि 36 के अंदर किस संख्या का भाग जा रहा है। ठीक है। वो हमारे सारे अपवर्तक हो जाएंगे 36 के। तो आप देख सकते हैं कि 36 के अंदर एक का भाग देंगे तब भी भाग जाएगा। एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, तो एक क्या होगा? 36 का अपवर्तक हो जाएगा। इसके बाद भी दो से भी 36 हमारा पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो दो भी हमारा अपवर्तक हो गया। फिर तीन से भी भाग चला जाएगा तो तीन भी हमारा अपवर्तक हो जाएगा। 12 × 36 हो जाएंगे, 18 × 2 = 36 हो जाएंगे। चार से भी भाग जाएगा, 4 × 9 = 36 हो जाएंगे। पांच का भाग नहीं जाएगा, छह का भाग जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएंगे। सात का भाग नहीं जाता, आठ का भी नहीं जाता, नौ का भाग चला जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाएंगे। नौ के बाद 10 का भाग नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, लेकिन 12 का भाग चला जाएगा, तो 12 भी एक क्या हो जाएगा? अपवर्तक हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आगे देखें, 13 का नहीं जाता भाग, 14 का नहीं जाता, 15, 16, 17, 18, 18 का भाग चला जाएगा, तो 18 भी एक क्या हो जाएगा? अपवर्तक हो जाएगा। अब 18 के बाद अगर आप देखोगे तो 19, 20 किसी का नहीं भाग जाएगा, हमारा 36 का भाग फिर चला जाएगा। 36 में 36 का भाग तो चला जाएगा, तो 36 भी एक हमारा अपवर्तक हो जाएगा। तो अगर आपको किसी संख्या के अपवर्तक निकालने हैं, डिविजर निकालने हैं, तो आपको यह चेक करना होगा कि उस संख्या के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है। जिन संख्याओं का उस संख्या में भाग जा रहा है वे सारे उस संख्या के अपवर्तक होते हैं। इसका आगे यूज होगा, हम बताएंगे आपको कि डिविजर्स का क्या यूज होता है। तो ये होता है अपवर्तक, डिविजर्स। यानी कि अगर आपको किसी संख्या के डिविजर निकालने हैं तो आपको यह चेक करना होगा कि उस संख्या के अंदर किन किन संख्याओं का हमारा भाग जा रहा है। अब दोस्तों सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। हालांकि हम सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको दोबारा देखते हैं कि हमारी सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इन चीज़ों का यूज होगा तभी हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनका मैस है एक होता है। ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका मैस है एक हो। जिनका मैस है एक हो। मैस है यानी कि हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैस है हमारा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो जिन संख्याओं का मैस है एक होगा, दो संख्याओं का, तो वो हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम मैस है एक दोस्तों तभी होता है, मैं आपको बताऊं कि देखो मैस है एक तब होगा जब दोनों संख्याएं आपस में कटेंगी नहीं। दोनों संख्याएं आपस में नहीं कटती तो वो हमारा मैस है एक ही होगा वहां पे। अब हम देख सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे कि अब हम एक नंबर लेते हैं, मान लो हमने एक नंबर लिया 3, दूसरा लिया यहाँ 7। तो 3 और 7 आपस में नहीं कट रहे, तो 3 और 7 का अगर मैस से निकालेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। इसका मतलब 3 और 7 हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्याओं का उदाहरण हो जाएंगी। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें 5 और 9 देखें, तो 5 और 9 भी एक सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे 5 और 9 आपस में नहीं कट रहे, इसका मतलब दोनों का मैस है एक हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी।
जिन संख्याओं का दोनों संख्याओं का मैस है एक निकले, जैसे 5 और 9 का मैस है एक आ रहा है, 3 और 7 का एक आ रहा है। एक मैस कब आता है? जब दोनों संख्याएं आपस में नहीं कटती। दोनों संख्याएं आपस में नहीं कटना चाहिए दोस्तों। अगर दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे से कट रही हैं, जैसे यहाँ 4 लिखें और 8 लिखें, तो ये दोनों संख्याएं तो आपस में कट रही है, तो इसका मैस एक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसी संख्याएं दोनों ढूंढनी है जो आपस में ना कटे, तो फिर उनका मैस है एक होगा। और जिन संख्याओं का मैस है एक होता है, वो सारी संख्याएं आपस में क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसे हिंदी के अंदर इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम संख्याएं, नंबर्स, को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। तो अब इसके अंदर आगे देखते हैं दोस्तों, हम लैसा के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा लैसा क्या होता है। अभी हमने पीछे बात करी एचसीएफ यानी कि मैसा की, और अब हम देखते हैं लैसा के बारे में, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। तो लैसा हमारा हो जाता है एलसीएम, लिस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम पढ़ेंगे लैसा के बारे में। तो लैसा होता है हमारा एलसीएम, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। तो ये एलसीएम होता क्या आखिर में? एलसीएम होता है हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होता है। लिस्ट, लिस्ट कॉमन, और इसके क्या होते हैं? मल्टीपल। उसमें फैक्टर होता है, इसके अंदर मल्टीपल होता है। लिस्ट होता है सबसे कम यानी कि सबसे छोटा। एलसीएम होता है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इसके अंदर जैसे एचसीएम में बड़ी से बड़ी संख्या होती है, इसके अंदर क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक, जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा, जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो सके। पूर्णतः विभक्त हो सके। पूर्णतः विभक्त हो सके मतलब पूरी तरह उसमें भाग चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं के अंदर पूरी तरह से भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, वो हमारा होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी कि लेस है। अब हम एक चीज और देखते हैं, जैसे कि हमने अपवर्तक के बारे में पढ़ा दोस्तों, अब हम अपवर्त्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने चीजें पहले देखी, अब पहले हमने क्या देखा था? अपवर्तक देखा था, और अब हमने इस चीज के अंदर क्या देखेंगे? अपवर्त्य के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे अपवर्त्य क्या होते हैं। इन सभी चीजों का दोस्तों यूज होगा। ये सभी डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आप बेसिक नहीं पता आपको, तो आप इन चीजों को अच्छे से पढ़िए, फिर ही आपको ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। अपवर्त्य यानी कि गुणज। गुणज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। गुणज को क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्या होता है कि ऐसी संख्या जो किसी की गुणज हो, अर्थात उसमें किसी संख्या का भाग चला जाए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारे मल्टीपल हो जाएंगी। जैसे अगर आप मल्टीपल के बारे में बात करें, वर्तक देखते हैं हम, मान लो हम किसी चीज के गुणक देखने हैं हमको, तो कैसे देखेंगे? तो गुणक मान लो हम ये यहाँ मान लेते हैं कि 10 के अपवर्तक निकालने हैं हमको। सॉरी, 10 के अपवर्तक नहीं, अपवर्त्य निकालने हैं, इनमें फर्क है दोस्तों। 10 के अपवर्त्य, तो 10 के अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब हो गया गुणज यानी कि मल्टीपल। 10 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? यानी कि उसके अंदर एक तरह से आप देख सकते हो कि 10 का पाढ़ा, 10 का पाढ़ा हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 20, 30, 40, 50, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे हमारे 10 के परते हो जाएंगे, 10 के मल्टीपल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें 10 का भाग जाएगा, वो 10 के मल्टीपल हो जाएंगी, सीधी सी बात है। और इसी प्रकार से जो हमने ऊपर अपवर्तक के बारे में पढ़ा, कि 36 की अपवर्तक यानी कि डिवीजर। डिवीजर उल्टा होता है दोस्तों। डिवीजर वो होता है जिस, जो दी गई संख्या है उसके अंदर कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है,
तो 36 की अगर अपवर्तक की बात करें तो अपवर्तक क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 6 8 9, ये सारे अपवर्तक हैं क्योंकि ये सारे 36 को अच्छे से काट रहे हैं। 36 को काटने वाली संख्याएं होती हैं वो होते हैं डिवीजर अपवर्तक। क्योंकि हमने देखो ये चीजें हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि अगर आप इसकी परिभाषा देखोगे तो परिभाषा होती है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ के अंदर अपवर्तक यूज होता है, समापवर्तक। जैसे यहाँ पढ़ते हैं आप, समापवर्तक पढ़ते हो ना इसको, तो यहाँ अपवर्तक पढ़ते हो लास्ट में, तो इसका मतलब अपवर्तक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखो तो एलसीएम की परिभाषा वर्त्य पढ़ते हैं लास्ट में हम, लघुत्तम समापवर्त्य। वर्त्य का मतलब हो जाएगा यहाँ अपवर्त्य से। तो ये गुणज यानी कि मल्टीपल यूज होता है एलसीएम के अंदर। तो एचसीएफ में डिवीजर और इसके अंदर मल्टीपल, ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो 10 के अपवर्तक यानी कि मल्टीपल वो हो जाएंगे जो कि 10 के अंदर पहाड़े के अंदर आएंगे। चलिए इसके बाद में अब तो देखिए हमने परिभाषा एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देखा हमने इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, फुल फॉर्म देखी, डेफिनेशन देखी, और उसके बाद में हमने सहभाज्य संख्याओं के बारे में देखा और एलसीएम के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है हमारा। मैसा निकालना हो तो मैसा हम संख्याओं का किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि हम मैसे निकालेंगे किस प्रकार से। जैसे हमारे पास यहाँ नंबर है 26, ठीक है, 26 दिया है, 26 दिया है, 91 है और 117 है। हमें इनका क्या निकालना है, मैस निकालना है, का मैस है यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है किसका, एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा। तो दोस्तों मैं आपको इन जो मैथ्स है किस प्रकार से निकाला जाता है इसकी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। आप दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों मेथड में से हम एक भाग विधि देखते हैं कि हम भाग से इन चीज़ों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम जैसे देखते हैं कि सबसे पहले हम दूसरा नंबर उठाएंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ 91 दिया गया है। आप दूसरे नंबर में पहले नंबर का भाग दे के देखोगे कि किस प्रकार से भाग कितना आगे तक जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ की हमारे पास नंबर तीन संख्याएं दी गई हैं, 26, 91 और 117। अब सबसे पहले 91 के अंदर 26 का भाग दोगे, 91 के अंदर आप 26 का भाग दोगे इस प्रकार से जैसे हम बेसिक देते हैं छोटी क्लासों के अंदर। आप 26 का भाग दोगे तो 26 दिया 78 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा अब 13। कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो संख्याएं ऊपर बच गई, अब क्या बचा हमारा, 26 से भाग दे रहे थे ना, जो आंसर आया है इसको आगे 26 में, फिर 26 में इस चीज का भाग देना है 13 का। 26 में किस चीज का भाग देंगे, 13 का, यानी कि जो चीज आंसर यहाँ शेषफल बचेगा ऊपर वाला, ये जो 26 होगा, जो भी यहाँ जिस चीज से हम डिविजन कर रहे हैं भाग दे रहे हैं उसको यहाँ रखेंगे अंदर की तरफ, और जो शेष बचेगा उससे हम भाग देंगे। अब आप देख सकते हो कि 13 का भाग 26 में दोगे कितने बच जाएगा, 2 पे जाएगा। 13 दूना कितना हो जाएगा, 26, और ये 26 में 26 पूरा कट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि किस प्रकार से हमने इसका भाग दिया। अब आप क्या देखोगे कि इसके बाद जो हमारा बचेगा 117। अब हमने 26 और 91 का यूज किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास 91 ए और 117 दिया गया है, अब इस 117 का हम क्या करेंगे, अब 117 के अंदर फिर से भाग दे के देखेंगे कि हमारा किस संख्या का भाग दें हम 117 में। देखो 26 का भाग देंगे, 26 का भाग बड़ा हो जाएगा तो हम 13 का भाग चेक करके देख सकते हैं इसके अंदर क्या ये संख्या 13 से कट रही है कि नहीं, क्योंकि नीचे यहाँ कितनी संख्या दी हुई है, 13 दी हुई है। आपको बस भाग दे के चेक करना है कि ये किस से कटेगी। तो अब 13 से अगर आप कट काट के देखोगे तो 13 नीमा कितना होता है, 117। 13 नीमा 117, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा भाग पे, यानी कि 13 से ये पूरी संख्या कट रही है हमारी। अब आप देखोगे कि जो हमारे डिविजर्स होते हैं, देखो यहाँ हमने 26 का भाग भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन 26 का भाग से कटेगा नहीं ये पूरा पूरा। ठीक है, अगर हम 26 का भाग दे के देखें तो 26 चौका हमारे पास कितना आता है, 104। फिर कितना बचेगा, 13 बच जाएगा। ठीक है,
फिर आगे फिर 13 से आगे फिर इसको काटना पड़ेगा। अब यहाँ कौन सी संख्या आती है जो हम यहाँ से उठा के लाते हैं। ठीक है, तो आगे फिर ये 26 आएगा, 13 दूना 26 पूरा पूरा चला जाएगा। तो आगे ऐसे 2 बार लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमारी संख्या नीचे वाली होगी ना, जिसके अंदर पूरा पूरा पहली बार में भाग जा रहा होगा, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर दिया गया हमारे पास 117 दिया गया, इसमें भाग देंगे हम 13 का। 13 का भाग इसलिए दे रहे हैं, हमें उस नंबर का भाग देना है जिससे यहाँ हमारा क्रॉस हो जाए, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाए लास्ट के अंदर। जिससे ऐसे संख्या का भाग जिसके अंदर 00 आ जाए, तो उस नंबर को हम उठा के यहाँ पे भाग देते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किस चीज का भाग देना है आपको। आपको उस चीज का भाग देना है जिसमें जो संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए। लास्ट वाला यहाँ क्या आया हमारा, 13 से भाग देने पे ये पूरा नंबर कटा है। तो आप इस 13 को भाग दोगे अगले नेक्स्ट नंबर से जो आपका आगे नंबर दिया गया है। अब आप देखोगे तो 13 नीमा कितना हो जाएगा, 117। तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो जिस संख्या से भाग देने पे हमारा 0 आ जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, वो हमारा क्या होता है, मैसा होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो मैसा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ किस संख्या से भाग देने पे पूरा पूरा कटा है, 13 से, और यहाँ भी 13 से। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये तो थी दोस्तों भाग विधि। आपने देखा कि भाग विधि से किस प्रकार से हल करते हैं क्वेश्चन को। अब हम एक गुणनखंड की विधि के बारे में भी बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर गुणनखंड दिया हो, तो फिर हम उसको क्वेश्चन के अंदर जो में से पूछा जाए उसको अगर हम गुणनखंड विधि से भी भाग दे के देखते हैं, सॉरी गुणनखंड विधि से हल करके देखते हैं कि कैसे उसको हल करेंगे। चलिए हम यही क्वेश्चन लेते हैं दोबारा और फिर देखते हैं कि गुणनखंड विधि से इसे कैसे हल किया जाएगा। तो गुणनखंड विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर करना संख्याओं का। तो गुणनखंड विधि, इस विधि में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या दिए गए, हमारे पास दिए गए यहाँ पे 26। आप क्या करोगे, 26 को लिखोगे। ठीक है, और 26 के गुणनखंड करोगे। तो 26 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 13 × 2। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले छोटी संख्या से काटने की कोशिश करना है। तो दो, दो से काट सकता है यह नंबर। दो के बाद आपसे, आप हमेशा जब भी चालू करो नंबर्स को काटना, तो आप दो से चालू करो। दो से देखो कि इसके अंदर भाग जा रहा है या नहीं। अगर भाग नहीं जा रहा तो फिर आप 3 को ट्राई करो, 3 से नहीं जा रहा तो 4 को ट्राई करो, ऐसे आगे बढ़ते जाना है आपको। तो संख्या देखनी कि किस संख्या का भाग इसमें जा रहा है। तो आप दो से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 13। 13 × 2 = 26। तो आप क्या लिख दोगे, 2 × 13। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 91 यानी कि 91। अब 91 को आपको चेक करना है कि दो से इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। दो का भाग नहीं जा रहा, तीन का भी नहीं जा रहा, चार का भी नहीं जा रहा, पाँच छः सात। तो सात का भाग इसके अंदर चला जाएगा। सात का भाग जाएगा तो कितने बचेगा, सात से इसको काटेंगे 91 को, तो कितना आएगा, 13×7 = 91, यानी कि 13 बचेगा। अब तीसरा नंबर हमारे पास दिए गए 117। 117 के अंदर आप सबसे पहले चेक करोगे कि दो का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो आप तीन का भाग देके देखोगे। तीन का भाग इसके अंदर जा रहा है तो कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि 117 को अगर हम तीन से काटेंगे तो तीन तिया 9, 2 27, तीन नीम 27, यानी कि 39 बचेगा, 39। और 39 के अंदर फिर से तीन का भाग आराम से चला जाएगा, क्योंकि तीन से एक बार और काटेंगे 39 को, तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो फिर कितना बच जाएगा लास्ट में, 13। 39 को हम 3 × 13 लिख सकते हैं। तो ये हमने इसको गुणनखंड के अंदर तोड़ के लिखा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि जब हम में से निकालें, अब देखो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको में से निकालने के लिए बोला जाए, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि के अंदर गुणनखंड करने के बाद में आपको ऐसी संख्या को ढूंढना है जो सभी गुणनखंड के अंदर हो। ठीक है, यानी कि जो 26 के अंदर भी हो, 91 के अंदर भी हो, और 117 के अंदर भी हो। ऐसी संख्या को ढूंढना है जो सभी के अंदर हो, वो आपका एचसीएफ होता है। यहाँ देखोगे तो 13 है पहले में, ठीक है, और दो है, लेकिन दूसरे में दो तो नहीं है, 13 है, तो 13 को यहाँ से फिर उठाते हैं। आगे देखोगे तो 13 इसमें भी है। 13 तो 13 जो संख्या है ये सभी तीनों में है, तो इसका मतलब एक तो हो गया हमारा 13। क्या इसके अलावा कोई और भी नंबर है जो सभी में हो, तो दो है,
वो इसमें नहीं है, 7 है वो किसी और में नहीं है, फिर 3 है इसमें है और दोनों में नहीं है। तो ऐसा नंबर ढूंढना जो सभी में होना चाहिए। दो, अगर दो कहीं और होता एक बार और फिर तीसरे नंबर में नहीं होता, फिर भी हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नंबर उठाना है जो सभी के अंदर हो। तो यहाँ 13 सभी में है, तो इसलिए हमारा 13 क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि मैसे हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा। इससे पहले हमने भाग विधि से देखा कि भाग विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। हमें जीरो निकालना है, जीरो के बाद में वो आगे जो हमारी मेथड होता है उसको फॉलो करेंगे। जो तीसरा संख्या होगा उसके अंदर फिर भाग दे के आगे चेक करते हैं। तो ये थी हमारी पहले भाग विधि देखी, और ये हमारी थी गुणनखंड विधि। इस प्रकार से संख्याओं का मैसे निकाला जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि लघुत्तम समापवर्त्य जो होता है, लैस होता है, उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं लैसे का, कि लैसे में किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो हमारे पास यहाँ नंबर्स हैं, 12 एक नंबर लिया हमने, 12 लिया, 30, 44 और 56, 56 का हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लैसे निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो ये कैसे निकालेंगे, देखते हैं इसका। जैसे दोस्तों हमने पहले एचसीएफ के बारे में पढ़ा, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एचसीएफ है जो मैथ है वो किस प्रकार से निकालते हैं। वो हमने भाग विधि से भी देखा और गुणनखंड विधि से, दोनों तरीकों से आंसर निकाल के देखा। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लैसे निकालते हैं एलसीएम, तो वो भी हम एक डिवाइड करके, यानी कि एक भाग मेथड से, और उसको हम मल्टीपल यानी कि गुणा के हिसाब से, गुणनखंड के विधि से, दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड का देखते हैं कि इसको हम डिवाइड करके कैसे निकालेंगे। तो 12, 30, 44, 56 यानी कि 56। अब हमको क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है। अब हम सभी संख्याओं को लिखेंगे और एक यहाँ से एक लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, और एक लाइन हम यहाँ से इधर की तरफ खींचेंगे। अब हम देखेंगे सबसे छोटे नंबर का इन सभी संख्याओं में भाग देंगे, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमेशा हम 2 से चालू करेंगे, क्योंकि 1 का तो सभी संख्याओं में भाग जाता ही है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है 1 को। तो हम सबसे छोटा नंबर 2 को लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से इन संख्याओं को भाग दे के देखेंगे। 2 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 छिके 12, फिर 2 से काटोगे 30, 30 है वो 15 पे कटेगा, 44 को काटोगे तो 22 दूना 44, 28 दूना 56 यानी कि 56। अब 2 से भाग देने के बाद हम फिर से देखेंगे क्या इन संख्याओं में 2 का भाग और भी जा रहा है या किसी संख्या में नहीं। अगर किसी एक नंबर में भी 2 का भाग जा रहा है तो फिर हम भाग दे देंगे। जैसे हम 2 से फिर से भाग करते हैं इसको, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 15 को सेम नीचे वैसे का वैसे उतार देंगे। इसके बाद 22 के अंदर 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा 11। 28 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, आगे हम फिर 2 का भाग देख के देखते हैं, अगर किसी संख्या में जा रहा है तो ठीक है, वरना हम आगे और संख्याओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि 3, 15 और 11 में तो नहीं जाता भाग 2 का, परंतु 14 में भाग जाएगा। अगर 14 में भाग जाएगा तो एक बार भाग देते हैं, फिर हम इस बाकी संख्याओं जिसमें भाग ना जाए उसको सेम लिखेंगे नीचे की तरफ, और 14 में 2 का भाग चला जाएगा तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, 2 साते 14। अब देख सकते हैं कि अब 3, 15, 11 और 7, इसमें किसी भी संख्या में 2 से पूरी पूरी हमारी संख्या कोई भी नहीं कट रही। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे के देखेंगे। हम बस ऐसे नंबर बढ़ाने हैं हमको, 2 से 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और अब 11 3 से नहीं घटता तो 11 को सेम लिखेंगे। ठीक है, 7 में भी 3 का भाग नहीं जाता तो 7 को हम एज इट इज सेम लिख देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि 3 का भाग अब 1, 5, 11, 7 में नहीं जा रहा। 3 के बाद हम 4 से ट्राई करेंगे, तो 4 का भाग भी इनमें से किसी में भी नहीं जाएगा। अब हम आगे 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से भाग जाएगा, किस में जाएगा, 1 के अंदर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम आ जाएगा। 5 में 5 का भाग जाएगा 1 पर, 5 एकम 5। इसके बाद में 11 है, 11 में 5 का भाग देंगे तो ये भाग नहीं जा रहा, तो 11 को लिख देंगे सेम, 7 को नीचे सेम लिख देंगे।
अब इसके बाद में अगर आप आगे देखें कि 5 के बाद किसका भाग, 6 का भाग, तो इसमें संख्याओं में 6 का भाग नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा। 7 का जा रहा है ना, 7 है यहाँ पे, तो 7 का जा रहा है। 7 से हम डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 11 में जाएगा नहीं 7 का भाग, 7 में जाएगा तो 7 एकम 7 आ जाएगा। अब सभी संख्याएं एक एक बच गई और एक हमारी 11 बच गई। अब इसके अंदर सिर्फ 11 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा। तो 11 एकम 11, तो यहाँ 4 बार क्या आ गया हमारा, 1। तो अब हमारा जब यहाँ सभी एक आ जाए, एक 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 लिखा आ जाए सभी के अंदर, तो ये हमारी प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने डिविजिट किए हैं, ये जिस भी संख्या से भाग दिया है ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक, जिस जिस संख्याओं से भाग दिए हैं उन सभी को हम मल्टीपल करेंगे। तो 2 हमारा कितनी बार है, यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार है। 2 को हम 3 बार लिखेंगे। इसके बाद में 3 है हमारा 1 बार, फिर 5 है, 3 के बाद 5, फिर 7 और फिर 11। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और ये गुणा हमारा कितना आ जाएगा, 9240। तो आप गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9240। ये आपका क्या हो जाएगा, लैस हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए 12, 30, 44, 50, 56, इसका क्या होता है, एलसीएम कितना होता है, तो इसका एलसीएम होता है 9240। ये तरीका होता है हमारा भाग मेथड। ठीक है, एक तरीके से डिवाइड करके हम किस प्रकार से हल करते हैं इन संख्याओं को। अब जैसे जैसे ये चीजें आप प्रैक्टिस के अंदर पढ़ोगे, तो फिर आपको ये पूरी प्रोसेस इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही बता दोगे कि कौन सी संख्या का जो एलसीएम है वो कितना होगा। लेकिन ये चीज आप तभी बता पाओगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें आपको एक बार समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन उसको आप करने का जो स्पीड है वो आपकी नहीं बनेगी, और साथ के अंदर आपको चीजें अच्छे से पता भी नहीं चलेगा कि किसका एलसीएम कैसे निकालना है, और आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, तो ये 2 का अब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ 3 और या फिर 3 का। आगे जाके जो ये प्रोसेस है यहाँ पे देखते हैं आप ध्यान से, आगे देखते हैं तो यहाँ 1, 5, 11 और 7 है। इस लाइन में अगर आप देखो, यहाँ 3, 1, 5, 11 और 7 है। इस लाइन में अगर आप देखो 1, 5, 7, 11 और 7 है, इसका मतलब कोई भी संख्या आपस में एक दूसरे से नहीं कट रही। 5, 7 और 11 आपस में कभी भी नहीं कटते एक दूसरे से किसी भी प्रकार से। तो इसका मतलब जो 5, 11 और 7 है, इसको आप ये जो भी यहाँ नंबर्स हैं जो आपस में नहीं कट रहे, उनको यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते थे 5, 7 और 11 के रूप में। तो आपको बारी बारी से ऐसा पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये चीजें आप धीरे धीरे समझ जाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस को करोगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और क्योंकि जो चीजें आपस में नहीं करती तो उनको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो फिलहाल हमने देखा दोस्तों भाग विधि से के अंदर भाग दे के क्वेश्चंस के अंदर कि किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। अब हम आगे इसी सेम क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर हम गुणनखंड विधि से इसको हल करें तो हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम डिविजिबल गुणनखंड विधि से देखेंगे कि गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन का कैसे हल निकाल सकते हैं, कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं गुणनखंड के बारे गुणनखंड विधि से। तो दूसरा मेथड है वो हमारा, जैसे कि हमने एचसीएफ निकाले थे उसी प्रकार से है। तो 12 के सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड आप सबसे पहले छोटे नंबर से काटो, 12 को 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, 6 को फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि 12 को आप 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 30 है हमारा, तो 30 को क्या लिख सकते हो आप, 2 से काटो सबसे छोटे नंबर से, 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा तो 3 से कटेगा, 5 आएगा तो 5 लिखा जाएगा, 2, 3 और 5। इसके बाद 44 लिखा हुआ है, 44 को आप सबसे छोटे नंबर से काटो सबसे पहले। तो किस नंबर से काटोगे आप, 2 से काटोगे। 2 से काटने पे 22 आएगा, फिर 2 से काटोगे 11 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 11। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर है हमारा 56, 56। तो 56 को आप 2 से काटोगे 28 आएगा, फिर 2 से काटोगे 14 आएगा, फिर 2 से काटोगे 7 आ जाएगा, इंटू 7 लिखा जाएगा। तो ये सारी संख्याओं को हमने गुणनखंड के अंदर तोड़ के लिखा। अब आप देख सकते हो कि अब हमें क्या निकालना है। अब हमें एलसीएम यानी कि लैस है निकालना है। अब आप ध्यान रखिएगा कि जब आप लैस है निकालो
देखो पीछे हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। पीछे हमने क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकाल के देखा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने एचसीएफ निकाला था, तो क्या किया था कि जो 13 को लिया था, हमने हमने किस चीज को लिया था, 13 को काउंट किया था। एक ऐसे नंबर को काउंट किया जो कि सभी के अंदर होता है, जो सभी के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ जब निकालते हैं उसके अंदर कम से कम संख्याओं को लिया जाता है। एचसीएम में क्या होता है, कम से कम संख्याएं ली जाती हैं, लेकिन एलसीएम के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्याएं ली जाती हैं। तो ये देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये उलट हो जाता है, लेकिन डेफिनेशन को डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम से कम संख्याएं क्यों ली जाती हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि एचसीएफ के अंदर कम से कम संख्याओं को लिया जाता है, और एलसीएम के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्याओं को लिया जाता है, यानी कि अधिकतम संख्याओं को लिया जाता है। तो आप अब एलसीएम देखना है हमको, तो अब हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्याओं को काउंट करना है। आप देखोगे मैक्सिमम पावर की तरफ, आप क्या देखोगे, मैक्सिमम पावर देखोगे कितनी है। अब देखो यहाँ सबसे पहले तो देखो दो के बारे में, कि दो की मैक्सिमम घात कितनी है। यहाँ दो की पावर कितनी है, दो बार है। यहाँ एक बार है दो, यहाँ भी दो बार है दो, यहाँ दो कितनी बार है, तीन बार है। दो की पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ तीन बार है, तो आप एलसीएम के अंदर दो को तीन बार लिखोगे। ठीक है, अब दो के बाद हम क्या देखेंगे, तीन को देखेंगे, तो तीन यहाँ एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें है ही नहीं और इसमें भी है नहीं। तीन ज्यादा से ज्यादा एक बार तो है, तीन को आप लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद में एलसीएम में क्या किया जाता है, तीन के बाद कोई और नंबर देखो जो रह गया हो। तीन के बाद पाँच है। ठीक है, पाँच बाकी में हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, कि बाकी में वो है या संख्या नहीं है। सिर्फ देखना है कि वो संख्या मैक्सिमम कितनी बार है। मैक्सिमम पाँच एक बार, ये इससे अलावा और नहीं है कहीं, तो पाँच को आप लिख सकोगे यहाँ पे। के बाद देखो कि सात पड़ा है, ये सात और में नहीं है कहीं, तो सात एक बार आ गया। उसके बाद 11 रह गया, तो 11 भी को भी लिख दोगे। यानी कि एलसीएम के अंदर आपको कोई भी संख्या छोड़नी नहीं है, सभी संख्याओं को लिखना है। ठीक है, जैसे हमने एचसीएफ लेते हैं, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हम कम से कम संख्याएं लेते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो सभी के अंदर हो वही लिखते हैं सिर्फ, उसके अलावा कोई भी और संख्या नहीं लिखते। लेकिन एलसीएम के अंदर क्या होता है कि एलसीएम में हम मैक्सिमम संख्याएं लिखने की कोशिश करते हैं, कि जो सभी के अंदर हो और मैक्सिमम हो। यहाँ दो है तो दो सबसे ज्यादा की बार होगा वो लिखा जाएगा यहाँ। तो तीन है, तीन एक एक वो एक बार है दोनों के अंदर, तो एक तीन को भी कैलकुलेट करेंगे। फिर पाँच को, सात को और 11 को। तो एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा संख्याएं ली जाती हैं, और एचसीएफ के अंदर क्या होता है कि एचसीएफ के अंदर कम से कम संख्या कम से कम संख्याएं ली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एलसीएम है वो इनका मल्टीप्लाई होगा, और इनका मल्टीपल आपस में आप गुणा करोगे इन सभी संख्याओं को, तो आपके पास आ जाएगा 9240। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आंसर तो दोस्तों बिल्कुल सेम ही आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा, चाहे आप भाग विधि से निकालो, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालो, कैसे भी मेथड से निकालो, आंसर के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एक एक चीज आपको और भी टिप बता देता हूँ। देखो टिप्स ये है कि एलसीएम निकालते हैं हम जब एलसीएम निकालते हैं तो उसके अंदर अगर कोई एक सम संख्या आ जाए, ठीक है, चाहे कोई भी संख्याओं में कोई एक, कम से कम एक संख्या सम होनी चाहिए आपके पास। कोई भी एक संख्या अगर आप सम आ जाए, और उसके साथ में कोई भी एक ऐसा संख्या जो पाँच का गुणज हो, जो पाँच का मल्टीपल हो, यानी कि पाँच का क्या आना चाहिए, गुणज आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो 30 पाँच का क्या है, गुणज है। 30 है इसमें पाँच का भाग चला जाता है। एक एक ऐसी सम संख्या ढूंढनी है, तो सम संख्या तो हमारे पास दो तीन तीन संख्या, चारों ही सम संख्या ही है। कोई ना कोई एक संख्या कम से कम सम संख्या ढूंढनी होती है, और कम से कम एक पाँच का कोई मल्टीपल ढूंढना है। इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा आंसर आता है उसके अंदर इकाई अंक क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। इस चीज को आप थोड़ा याद रखिएगा। यूनिट डिजिट आपकी जीरो तभी आती है जब क्वेश्चन के अंदर कम से कम एक संख्या सम हो, और कोई भी एक संख्या पाँच का मल्टीपल हो, यानी कि गुणज हो।
ये तो वैसे हमने एक टिप्स बताई है कि जीरो जरूर आएगा जब आपके पास कोई संख्या 5 से कट रही होगी और एक उसके साथ सम होगी, क्योंकि ये चीज हम नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि कोई संख्या अगर सम संख्या का कभी भी 5 से मल्टीपल किया जाता है तो वो एक जीरो हमें आंसर के अंदर यूनिट डिजिट पे जरूर मिलती है। तो उसी प्रकार से सेम एलसीएम के अंदर ये चीज भी अप्लाई होती है। और हमने आपको बताया कि जब हम में से निकालते हैं एचसीएफ तो कम से कम संख्याएं लेते हैं, और ले से निकालते हैं एलसीएम तो क्या करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा संख्याएं लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्याएं लेते हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्याएं लेंगे आप जब आप एलसीएम निकाल रहे होंगे, और एचसीएफ निकालने होंगे जब आप कम से कम संख्याएं लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एचसीएफ और एलसीएम की हमारी फर्स्ट पार्ट था, ये पहला भाग था, और ये मैथ की 28वीं क्लास थी। तो आज हमने बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं, और दोनों मेथड से देखा और कुछ परिभाषाएं देखी, इनको वास्तव में क्या बोला जाता है, इनकी क्या फुल फॉर्म होती है। आगे हम देखेंगे दोस्तों जो मैथ है और लैस है, इसके अंदर जब फ्रैक्शंस की संख्याएं आ जाती हैं, यानी कि बटा की संख्याएं, जैसे मान लो आपको दे दिया 1/2, 4/5, 7/8, तो इनका बताओ कि एलसीएम कितना होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो जब फ्रैक्शन संख्याएं होती हैं तो उन संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब पॉइंट्स की संख्याएं आ जाए, जैसे आपके पास आ गया 0.25, 0 पॉइंट आ गया 64, 0 पॉइंट आ गया 81, ठीक है। तो इन संख्याओं का आप इन संख्याओं का आप एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो दशमलव वाली पॉइंट वाली संख्याएं हैं जो दशमलव वाली, और जो फ्रैक्शन है आपकी बटा वाली, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इनके एचसीएफ और एलसीएफ किस प्रकार से निकाले जाते हैं। और साथ में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे कि वो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के अंदर वो किस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हमारी ये क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सेकंड पार्ट के साथ।